तो नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अफेयर दोस्त में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पीवाईक्यूज करेंगे जो बीपीएससी डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करती है, उससे हम लोग लिए हैं। ठीक है, देखो बीपीएससी टोटल इतना सारा एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें से मेनली देखो एएसओ वाला पेपर है, फिर ये बीपीएससी वाला पेपर है। ये बीपीएससी प्रीलिम्स का 66 से लेके 71 तक का पेपर्स से हम लोग फिजिक्स का पीवाईक्यूज एक्सट्रैक्ट करे हैं। ठीक है, उसके बाद टीआरई का भी पेपर है। ठीक है, इससे भी लिए हैं। तो अब ये सब अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको ये जो एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, जैसे एईडीओ हो गया, बिहार एसआई हो गया, टीआरई 4 हो गया, बीपीएससी 72 का प्रीलिम होगा, फिर और भी जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए हेल्प करेगा आपको। ठीक है, इससे सबसे अच्छा आपको आइडिया ये मिलेगा कि क्वेश्चंस टॉपिक से पूछ कैसे रहा है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन सेम ही होता है, जस्ट ऑप्शंस बदल के या फिर क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल के पूछ लिया जाता है। तो हम लोग के पास इसमें अच्छा खासा क्वेश्चंस है, क्योंकि 22 एग्जाम से अप्रॉक्स हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा है। ठीक है, टोटल तो कितना है टोटल क्वेश्चंस, और इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। और एक्सप्लेनेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड है, मतलब थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्ट्स भी दिया हुआ है, सो दैट कि वो आपको एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन भी करवा देगा। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे पास 122 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब जनरली देखोगे ना तो फिजिक्स से 5, 7, 10 के बीच में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो किसी में 5 ही पूछा, किसी में 7, 8 पूछ लिया, तो इसलिए। ठीक है, तो पैटर्न अपना वही रहेगा, मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, यू हैव टू टेल द आंसर, अदरवाइज हम तो बताएंगे ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए या फिर फास्ट के लिए 1.5x पे आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उससे थोड़ा फास्ट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, 122 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ या मल्टीमीटर। तो आपको पता होगा दैट इज सिस्मोग्राफ। ठीक है, ग्राउंड मोशन एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम को मेजर करता है सिस्मोग्राफ। इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एमएमआई को यूज किया जाता है, मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी। ठीक है, या फिर मर्सैली से भी जनरली ऑप्शन रहता है। मैग्नीट्यूड जनरली रिएक्टर स्केल से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और ये सिस्मोग्राफ जो होता है पी वेव्स, एस वेव्स को डिटेक्ट करता है, वो प्राइमरी वेव, सरफेस वेव, सेकेंडरी वेव्स, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट है कि वो मैच द लिस्ट 1-2 है, स्टेथोस्कोप है, स्फाइगोमैनोमीटर है, लक्स मीटर है एंड थर्मोमीटर है। तो इसको आपसे मिलाना है कि स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या मेजर करते हैं एंड थर्मोमीटर से। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो स्टेथोस्कोप से हम लोग हार्ट बीट भी सुनते हैं, इट्स ओके। फिर स्फाइगोमैनोमीटर जो होता है उससे हम लोग किसको मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 1 एंड बी का 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर ऑस्कुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड लंग साउंड, स्फाइगोमैनोमीटर जो होता है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लक्स मीटर जो होता है इल्यूमिनेंस इन लक्स यूनिट्स एंड थर्मोमीटर तो टेम्परेचर हम लोग को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस सोलर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखो ठीक है, ये केमिस्ट्री का आपको लगेगा, थोड़ा सा फिजिक्स का भी लगेगा, थोड़ा बायोलॉजी का भी लगेगा, तो ठीक है कर लेते हैं। तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस में होता है, तो फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, बाद बाकी इसका हम लोग बायोलॉजी में करे थे। ठीक है, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है कि एसर्शन है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टेज सडनली स्लो डाउन द स्टेज बाय स्प्रेडिंग हिज आर्म्स। ठीक है, रोटेटिंग स्टेज पे खड़ा था, उसका स्लो डाउन कर दिया
आर्म्स को स्प्रेड करके। रीजन है बाय स्प्रेडिंग आर्म्स ऑफ अ पर्सन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज एंड एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो क्या असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं या वो, ये सब क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली सही है कि जब आर्म्स वो फैलाता है, ठीक है, तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, ठीक है। जब इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर ही जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी orbits at any height, orbits at constant height, does not orbit remain stationary, या height depends upon the mass of satellite। क्या होगा? तो एक कांस्टेंट हाइट पे ही वो ऑर्बिट करता है। जैसे ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपने सुना होगा, ठीक है। अर्थ से अप्रॉक्स 50,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो वहीं पे ये होता है, मतलब वहां जाने के बाद ना जो सैटेलाइट का स्पीड है वो अर्थ के रोटेशनल स्पीड से मैच कर जाता है, तो वो स्टेशनरी बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। सॉरी, 50,000 मैं बोल रहा था, 35,786 किलोमीटर के आसपास होता है एबव इक्वेटर, ठीक है। और उस पे वो एक रोटेशन उतना ही टाइम में लगाता है जितना अर्थ एक एक अपने एक्सिस पे एक रोटेशन लगा रहा है, दैट इज 24 आवर्स, ठीक है। रिक्वायर्स ऑर्बिट इन इक्वेटोरियल प्लेन सर्कुलर, ठीक है। ये कम्युनिकेशन, वेदरिंग, मॉनिटरिंग एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट के लिए, क्योंकि आपको कांस्टेंट फोकस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अब सपोज कर लो कि यहाँ यहाँ सैटेलाइट है वो फास्ट घूम रहा है और इंडिया यहाँ है और सैटेलाइट का पोजीशन यहाँ है, तो ये परफेक्टली अगर यहाँ होता तो परफेक्टली दे पाता, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसको हमेशा यहीं पे रखना होगा। इंडिया भी घूमेगा अर्थ के साथ, तो इसको भी उतना ही स्पीड से घूमना होगा, तभी वो एक प्रॉपर कनेक्शन बना पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्ड बाय ओडोमीटर, ठीक है। कौन मेजर करता है? ओडोमीटर गाड़ी में लगा होता है, तो डिस्टेंस मेजर करता है। आई एम डैम श्योर कि यू वुड बी नोइंग दैट, ठीक है। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, ये भी याद रखना। वैसे ये बीपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है, ठीक है। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज मिनिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, नो डेंसिटी। इसको आपको पता होगा, मैक्सिमम डेंसिटी होता है, ठीक है। क्यों होता है? अगर आप एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़े होंगे, ठीक है। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो आपको पता होगा कि वो 4 डिग्री पे जाके हाईएस्ट डेंसिटी हो जाता है, उसके नीचे जाता है तो घटने लगता है, ऊपर जाता है तो भी घटने लगता है, ठीक है। तो हाँ, ये है, हाँ, ये चीज़ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और इसी वजह से आप जो देखते होंगे कि वाटर सरफेस, वाटर बॉडी जो भी होती है, तो पर्टिकुलरली कोल्ड रीजन में, तो जब वो बर्फ के या ठंडी के समय में जब ऊपर वाला लेयर जम जाता है तो बेसिकली इसका 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। और नीचे वाला वाटर जो कि डेंसिटी हाई होने की वजह से इसका टेम्परेचर जनरली 4 डिग्री सेल्सियस होता है एंड वाटर स्टेट में रहता है। ये बर्फ ऊपर तैरते रहता है क्योंकि नीचे डेंसिटी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और नीचे में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? तो टंगस्टन आपको पता होगा, आई एम डैम श्योर। टंगस्टन चूजन फॉर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन वगैरह का वही 2500-2600 के आसपास होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। हाई रेजिस्टिविटी, लो वेपर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। थीन टंगस्टन कॉयल ग्लोज इनकैंडेंसेंटली व्हेन करंट पासेस। देखो, दो तरह का बल्ब आप पढ़े होंगे, इनकैंडेंसेंट बल्ब, ठीक है, एंड फ्लोरेसेंट बल्ब, ठीक है। और एक होता है एलईडी, ठीक है। तो देखो, तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनकैंडेंसेंट बल्ब वो वाला होता था ना, पीला वाला, पहले वाला, ठीक है। उसको कहते हैं जिसमें बेसिकली हीट एनर्जी को गर्म करके उससे लाइट निकाला जाता था, ठीक है। टकरा के बेसिकली कह सकते हो। और फ्लोरेसेंट बल्ब क्या होता है? इसमें गैस को टकराया जाता है, जैसे बेसिकली ये ट्यूब जो होता है, तो इसमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जब दी जाती है तो इसमें चार्ज्ड गैस रहता है या गैस रहता है, ठीक है, फ्लोरीन वगैरह, तो सॉरी नियॉन वगैरह, ठीक है। तो जब इस वर्ष से इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है और आपस में जब टकराता है तो बेसिकली लाइट ग्लो करता है, ठीक है। और एलईडी तो ये इमिटिंग डायोड के थ्रू होता है, ठीक है।
इसका भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। बेसिकली ना वेस्ट के फॉर्म में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है, ये कम करता है, ये सबसे कम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। हेवी वाटर, क्या हेवी वाटर, तो D2O आपको पता होगा। D2O मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल में, न्यूक्लियर जनरेशन में, ठीक है। ड्यूट्रियम न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है रिएक्टर्स में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाँ, इसमें आप फ्यूजन और फिजन में कंफ्यूज कर सकते हो, बाद बाकी तो ठीक है। तो देखो, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिल के मिलता है, ठीक है, और एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाता है, तो मिलने को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजन हो गया, ठीक है, ये मिल रहा है। और जब एक सिंगल न्यूक्लियाई, लार्जर न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई टूटता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तो इसको फिजन कहते हैं, ठीक है। अब आपको सन वाला पता होगा, सन की उसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एटम मिलता है, तब जाके हीलियम एटम बनता है, और ये मिलने से जो हीट मतलब एनर्जी रिलीज होता है, उसके वजह से सन का पूरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बम के केस में देखोगे तो उधर भी तो सेम ही हो रहा है, सॉरी, हाँ, उधर भी तो सेम ही हो रहा है ना। दो हाइड्रोजन बॉम्ब में भी वही किया जाता है ना कि दो हाइड्रोजन एटम को मिलाया जाता है, बाद में ना ये चेन रिएक्शन बना लेता है, ठीक है। एक मिला, इसके से एनर्जी जो रिलीज हुआ वो दूसरा फिर यूज करेगा, फिर से मिलेगा, ठीक है। और वो तो इसमें डिटोनेटर वगैरह यूज किया जाता है जो कि बहुत हेवी एनर्जी जनरेट करता है, तो वो सब चीज़ है, ठीक है। फिजिक्स में नहीं, उसके फिजिक्स में नहीं जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर वेपन रिलाइज ऑन द फ्यूजन ऑफ द आइसोटॉप्स। अब आप कहोगे कि ठीक है, हाइड्रोजन बम तो हो गया, न्यूक्लियर बम तो ये फिजन को यूज करता है, ठीक है। जनरली ये हेवियर एटम को तोड़ता है, तो वो चीज़ ऑफन इनिशिएटेड बाय फिजन प्राइमरी रीच रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इनिशियली, ठीक है, उसको यूज किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, ठीक है। साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ये कल हम लोग फिजिक्स वाला मतलब करंट अफेयर्स में जो फिजिक्स का साउंड चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग ये करे थे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्पीड डिपेंड अपॉन द मीडियम इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, सॉलिड टिपिकली हाईएस्ट होता है। एग्जांपल स्टील में 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड का होता है। जनरली एयर में आप जानते होंगे कि 332 330 मीटर पर सेकंड का होता है, ठीक है। लेकिन ये स्टील में किलोमीटर में चला जा रहा है, 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। वाटर में कम होता है, एयर में, हाँ सॉरी 330 32, हाँ ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी तो वेरी करता है। आइडियल रूम टेम्परेचर लोगे 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 330 32 रहता है। टेम्परेचर कम होगा तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, हाँ अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। देख रहे हो, ऐसे ना कंसेप्ट का एप्लीकेशन होता है, इसीलिए ये PYQ करना इतना जरूरी है, ठीक है। आप एक वाला जो कर रहे हो ना, वो उसका दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे फ्यूजन वाला, ठीक है। यस, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करता है। अभी एनर्जी इज इक्वल टू MC का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ये सब आइंस्टीन का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ हम लोग थोड़ा PYQ देख रहे हैं, तो डेप्थ में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फोटोन एंड न्यूट्रॉन्स इसमें जनरेट होता है। तो फ्यूजन जो होता है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर करता है, ठीक है। अब एक है कि वी अप्लाई फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन अ वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी। देखो, 200 न्यूटन का आप लगा रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मल फिजिक्स भी पढ़े होगे, तो आपको पता होगा कि जब आप फोर्स लगाते हो तो इक्वल अपोजिट फोर्स भी लगता है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रिक्शन जनरेट भी कर रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स जितना आप लगा रहे हो उतना लगेगा अपोजिट में, ठीक है। तो 200 का 200 लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन वो होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट अचीव्स 400 meters in 20 seconds. If the weight of truck is 7 tons, what will be the force acting on it? फोर्स क्या होगा? तो देखो, 7 टन्स है, ठीक है, मतलब 7,000
किलोग्राम। तो इसको आप मास कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन आपको सबसे पहले निकालना होगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला शुरू कर सकते हो। तो चूंकि यू यहाँ जीरो हो जाएगा, जैसे कि होता है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो यू टी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हाफ ए टी स्क्वायर देख लोगे तो हाफ, ए पता नहीं है, टी तो पता है 20 सेकेंड्स, तो ये आप देखोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 ए होगा, इधर डिस्टेंस कितना दिए हुए है, 400 मीटर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4, नहीं नहीं, यहाँ टाइम का हम लोग गलती करते, रुक जाइए, ऐसे कर लेते हैं ना लिख के, सो दैट कि वो ठीक रहेगा। एस हम लोग का कितना है, 20 है, यूटी तो खत्म हो गया, हाफ ए है, और टी 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड का स्क्वायर करोगे तो वो 400 हो जाएगा, ठीक है। ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ये 20 क्या है, मीटर है, नहीं डिस्टेंस तो 400 मीटर है ना, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400/200, बेसिकली 2 इसका मीटर और इसका सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका 7 टन है, तो आप फिर मास निकाल लिए थे, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो मास कितना था, 7000, इंटू एक्सेलरेशन 2 आया है, ठीक है, तो ये 14000। और आपको पता होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन, तो ये न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है, देखो ये बेसिक, वैसे मैं आंसर बता के यहाँ सॉल्यूशन भी है, मैं आपको ऐसे बता सकता था, लेकिन सामने कर देने से थोड़ा सा ये आपके दिमाग में आ गया ना, तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ तो आएगा तो आप उसको यूज कर लोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम 250 यूनिट एंड देन टोटल एनर्जी इन जूल वुड बी, जूल में कितना होगा। तो अगर आपको बेसिक चीज पता हो तो यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट भी हम लोग लिखते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है। और इसका जूल क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है ना, यस, ठीक है। तो अब इस हिसाब से करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना यूनिट यूज हुआ है, 250, तो इसी में आप क्या करोगे, 250 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, वैसे 9.0 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, साउंड फिर से आ गया, ठीक है। तो देखो एयर है, गैस है, वाटर है, लिक्विड है, हाइड्रोजन है, गैस है, स्टील है, सॉलिड है, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाँ ठीक है, ये तो मतलब वैसे हो गया। नेक्स्ट है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायोलेटेड, ऐसा होता है क्या, नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायोलेटेड, यस। जनरली आप 9th क्लास वाला फिजिक्स पढ़े होगे एनसीईआरटी, तो उसमें एक एग्जांपल आता है कि बिल्डिंग पे है, ठीक है, आप इस पे से कोई चीज़ गिरा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट गिरा रहे हो, ठीक है, तो मान लो कि सबसे ऊपर जब तक होल्ड करे हो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। क्यों है हाईएस्ट, क्योंकि आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी हाइट के वजह से आता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या है, जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के वजह से आता है, ठीक है, ये जीरो है। लेकिन जैसे जैसे ये अब स्पीड अपना पकड़ेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सपोज कर लो इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 5, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 10 था तो, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा भी 5, ठीक है। यहाँ एकदम ग्राउंड टच करने से एकदम थोड़ा सा ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगा 1, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी सबसे फास्टेस्ट होगा 9,
ठीक है, या फिर अब थोड़ा सा और भी कर सकते हो, ये 0 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है, फ्रीली फॉल करता है, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन वुड बी बी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, काइनेटिक इंक्रीज करता है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, तो मैंने बताया ये यहाँ पे बीच में आके पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 5 होगा और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू भी 5 होगा, और दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10 होगा। सबसे ऊपर जो रहे थे तो 10 था प्लस 0 तो 10 ही हुआ, और सबसे नीचे था 10 + 0 इज इक्वल टू 10 ही हुआ, ठीक है। तो ये कंजर्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ पेयर ऑफ ऑक्सन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। बैल का एक जोड़ा है, ठीक है, वो 140 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वाइल फ्लोइंग द फील्ड। द फील्ड प्लॉट इज 15 मीटर लॉन्ग। द वर्क डन इन फ्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड इज, ठीक है, वर्क डन कितना हुआ। तो बेसिक है कि वर्क इज इक्वल टू, आपको पता होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है, 140 न्यूटन का लग रहा है, डिस्टेंस कितना हुआ है, 15 मीटर का हुआ है, करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14 कर लो, ठीक है, 15 चौका 60, 15 × 6 = 2100, ठीक है। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, अब इसको जूल न्यूटन पर मीटर में वो कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2100 जूल, ठीक है। तो ये याद रखना। हाँ, अगर एंगल होता कुछ भी थीटा तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इंटू कॉस थीटा हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो एक सर्टेन एंगल पे फोर्स लग रहा था, ठीक है। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल डिस्टेंस कितना होता है, तो प्लेन मिरर है ना तो इन्फिनिटी होगा इसका, ठीक है, कंटेक्स्ट पे अप्लाई होता है। प्लेन मिरर हैज नो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है, तो इसलिए फोकस का कोई बात आता ही नहीं है, सीधा आएगा सीधा जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ, ठीक है। बाद बाकी तो इमेज इज अपराइट एंड लेटरली इन्वर्टेड। हाँ, तो प्लेन मिरर में इन मिरर जो वो इमेज जो बनता है हमेशा लिटरली इन्वर्टेड बनता है। इमेज में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसमें से कौन डिनोट नहीं करता है। तो आपको पता होगा कि वी आई तो कर ही रहा है, ये वी इज इक्वल टू IR² जो होता है, ठीक है। तो पावर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आई यूज करते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम लोग कन्वर्ट जब करते हैं तो I² R में कन्वर्ट होता है, तो मतलब जो भी कह लो दैट इज I² R, ठीक है। यूनिट हैज यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एम्पियर, नॉट करेक्ट फॉर पावर, ठीक है। ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल टू IR, तो उसके बेसिस पे भी रेजिस्टेंस का बता सकते थे कि वो रेजिस्टेंस का है। इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट क्या होता है, बहुत फास्ट बढ़ जाता है, तो इंक्रीजेज वेरी हाई, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ड्रामेटिकली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत फास्ट हीटिंग होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, तो फ्यूज वूज के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है, तो वही है फ्यूज ही, ओवर करंट बाई मेल्टिंग इट्स एलिमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फाइटोक्रोम, ठीक है, ये वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट ठीक है, आ गया है इसमें। तो देख लो फाइटोक्रोम किस में होता है, तो प्लांट में बायोलॉजिकल प्रोटीनेशियस पिगमेंट है, ठीक है। अब ये क्रोमियम से आपको पता ही होगा, ये पिगमेंट एक होता है फाइटोक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है कि द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, इसको कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं, और ये बायोलॉजी में हम लोग कल वाले वीडियो में करे थे, मतलब वो में करे थे, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, नेट CO2 एक्सचेंज 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है सबसे ज़्यादा किस कलर के लाइट में होता है, ठीक है। मतलब अगर आप बायो करे हो तो ऑफ कोर्स आप बता दोगे, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन तो इजी है।
आप बताना कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस कलर में होता है। प्रेशर हैज़ सेम डायमेंशन एज, प्रेशर का और किसके जैसा सेम डायमेंशन होता है? हाँ, वैसे आप जानते होंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर ही कहते हैं, लेकिन यहाँ फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है? तो क्या ये होगा क्या? नहीं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट जो होता है सेम होता है, ठीक है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन तो ये पता ही होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, ये सेम डायमेंशन होता है, ml-1 t-1, मतलब डिवीजन में आता है तो इसलिए। तो फोर्स और एनर्जी का ये क्वेश्चन मतलब कई जगह पूछा गया है। मतलब ये टीआरई में तो पूछा ही है, उसमें एएसओ में तो पूछा ही है, परहैप्स एएसओ या बीपीएससी प्रीलिम्स का है, लेकिन ये सीडीएसई में भी पूछे हुए हैं, एनडीए में भी पूछे हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको आप देख लो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीजेस, ठीक है? अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट द टेलीस्कोप विल इंक्रीज, ठीक है? क्योंकि टेलीस्कोप को ना दूर के ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आना है, ठीक है? तो उसका मतलब पॉइंट साइज जो इमेज बनता है वो ऑफकोर्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो इंक्रीज करता है, मैग्निफिकेशन डिक्रीज करता है। टेलीस्कोप का इंक्रीज करता है एंड वो डिक्रीज करता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ आई इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉर्निया, पुपिल, सिलियरी बॉडी या फिर आइरिस। तो ये कल भी हम लोग करे थे, ठीक है? सिलियरी बॉडी वाला, तो वो ठीक है। सिलियरी मसल चेंजेस कर्वेचर ऑफ लेंस, एकोमोडेशन कहते हैं इसको। कंट्रैक्शन जब होता है लेंस बिकम थिकर्स, ठीक है? तो फोकस डिक्रीज करता है, नियर विजन हो जाता है इससे। रिलैक्सेशन, लेंस बिकम थिन्स, फोकस इंक्रीजेज, डिस्टेंट विजन, कॉर्निया प्रोवाइड मेजर रिफ्लेक्टिव पावर बट डज नॉट चेंज शेप। नेक्स्ट है कि हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस इफ करंट इज डबल्ड, ठीक है? अगर करंट डबल कर दिया जाता है तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो आपको पता होगा ये अगर पढ़े होगे तो कि हीटिंग इफेक्ट एच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर के, ठीक है? मतलब कि आई होता है तो 2 आई में बदल जाता है, हीट बिकम्स 4 आई, ठीक है? 4 टाइम्स। जूल हीटिंग का प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। Light is an electromagnetic wave is the principle of Oersted, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, माइकल फैराडे या आइजैक न्यूटन। किसका दिया हुआ है? तो जेसी मैक्सवेल का दिया हुआ है, ठीक है? 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़े होगे आप इसको। हाँ ठीक है, अगर ये फिजिक्स का क्लास होता तो हम लोग इस पे डिस्कस करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? चलो थोड़ा सा चूंकि मेरे अंदर अभी आ रहा है तो वो कर लेते हैं। लाइट क्या है आप ये सोचना, ठीक है? आप कहोगे एनर्जी है जो कि विजन को इंश्योर करता है, ठीक है? फिर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कैसे बन जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ से आ जाता है, ठीक है? अगर आप जानते होगे आंसर करना, अदरवाइज सोचना इसको, ठीक है? मतलब साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, ठीक है? तो ठीक है, ये मैक्सवेल वाला है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शैडो, ठीक है? डिफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट या पोलराइजेशन, कौन सा होता है? तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि वो देखो लाइट यहाँ से निकल रहा है सीधा जाएगा, ठीक है? अब बीच में कुछ भी आएगा ना तो इस ये तो अब या तो ये टकरा के इधर आएगा जिस भी एंगल में है, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा? डार्क बन जाएगा, तो दैट इज द बेसिकली शैडो, ठीक है? डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस की वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो लाइट रेज को स्कैटर कर देता है ना डिफरेंट टर्म्स में, तो उससे तो शैडो बनने का कम चांस हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला, एलन मस्क, ठीक है? टेस्ला इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट है इसका। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर स्क्वायर मीटर, फिजिक्स में पढ़े होगे आप इसको, तो ठीक है? नेक्स्ट है कंपेयर टू अ बर्न ड्यू टू द एयर एट 10 डिग्री सेल्सियस, द बर्न नहीं 10 नहीं है 100 डिग्री, ये कल हम लोग करे थे, फिर सॉरी बायो वाले वीडियो में हम लोग करे थे, ठीक है? कि मतलब एयर है कोई 100 डिग्री सेल्सियस का और वाटर है या वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है? तो किससे ज़्यादा बर्न होगा? ऑफ कोर्स वेपर से, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है?
और कंपेरेटिवली एयर के पास कम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको क्या कहते हैं, तो रेडिएशन जानते होंगे आप, ठीक है। देखो कन्वेक्शन कंडक्शन, कंडक्शन जो होता है ये रिफ्लेक्शन से हीट ट्रांसफर, तो मतलब वो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। कंडक्शन ये तीन ही होता है हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो कंडक्शन जो है इसमें डायरेक्ट बॉडी को टच में होता है या हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जाता है, ठीक है। कन्वेक्शन में जो है मतलब वार्म एयर या पार्टिकल्स राइज करता है, उसको वो क्या कह सकते हो, कूल पार्टिकल रिप्लेस करता है, और वो एक साइकिल टाइप का चलते रहता है, ठीक है। तो इसको कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे कि सन से आ रहा सन हीट, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मीटर यूज टू मेजर द डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। स्पीड के लिए स्पीडोमीटर, डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का वो स्ट्रक्चर सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था, तो जे थॉमसन ने करा था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, मतलब वो मॉडल कौन सा था, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। बाद में रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी देते हैं, बोर इसमें क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के कंसेप्ट को जोड़ देते हैं, और गोल्ड स्टीन जो थे उन्होंने डिस्कवर करा था कनाल रे प्रोटॉन्स को, बेसिकली एटम मॉडल को नहीं, प्रोटॉन्स को डिस्कवर करा था कनाल रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है कि Dalton's atomic theory successfully explained law of conservation of mass, law of constant composition, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये देखो कांस्टेंट कंपोजिशन वाले वर्ड पे वैसे भी आपका दिमाग थोड़ा सा आके रुक जाना चाहिए कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो ठीक है, वैसे कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब बेसिकली क्या है कि वो जो पार्टिकल की बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो वो अपना कंपोजिशन मेंटेन करता है हर एक लेवल पे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप पढ़े होंगे, बिल्कुल इन्हीं का था, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेसिकली ना ये नहीं दिए थे, वो बाद में बेसिकली डिस्कवर हुआ था, उनमें तो था नहीं। तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन, इसी को प्रोपोर्शन भी आप कर सकते हो, एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया था, डाल्टन एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड लेटर, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक समझते हो आप, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, या रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो एटलीस्ट सब्लिमेशन वाले पे आपको समझ में आएगा कि ये तो वो है नहीं, क्योंकि सब्लिमेशन वाला क्या था, ये तो हीट ऑब्जर्व करके वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है ना। इवेपोरेशन में भी देखोगे तो हीट ऑब्जर्व करके मतलब बेसिकली हीट ही रिलीज कर रहा है, ठीक है। एंडोथर्मिक है, मतलब हीट ले रहा है, और इसमें हीट रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन ए, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एच टू एस रिलीज हीट, तो एक्जोथर्मिक हो गया। क्विक लाइम ये भी स्ट्रांगली एक्जोथर्मिक होता है। इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन रिक्वायर हीट, तो एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे ना, हाँ। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। देखो आपको एक चीज मैं अभी डिस्क्लेमर की तरह दे देता हूँ, रिकॉर्ड करने वक्त क्या होता है ना कि आपको मतलब मैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे करता हूँ, मेरा जो टैब है वो 14 इंच का है, ठीक है। तो ये सब जो टेक्स्ट है ना आपके फोन में छोटा छोटा दिख रहा होगा, मुझे बड़ा बड़ा दिखता है, तो फोकस एक इशू आता है, ठीक है, पॉइंट 1। दूसरा, हाँ, एक अपने दिमाग में कंसेप्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक हमको ना टाइम लिमिट देख के उसको लिमिट भी करना होता है। तो बहुत टाइम क्या होता है ना कि अंदर से जो थॉट्स आ रहे हैं, नॉलेज आ रहे हैं, उसको सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी ना कुछ अननेसेसरी चीजें भी निकल जाती है, ठीक है। तो आई थिंक, और तीसरा ये है कि आपको मार्क भी करना है, रीड भी करना है, बोलना भी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वो आता है, तो ठीक है। आई एम नॉट प्रो मैक्स वाला काइंड ऑफ, तो बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस के लिक्विफिकेशन के लिए सुटेबल कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो गैस जो है उसके पास हायर एनर्जी है, तभी वो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में बटा हुआ है, ठीक है। इसको कम करना होगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है, और हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप एलपीजी सिलेंडर के बारे में मतलब वो पढ़े होगे तो जानते होगे कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वैसे भी लिक्विफाइड है, ठीक है। तो गैस को लिक्विफाइड किया गया है किस बेसिस पे, हाई प्रेशर के बेसिस पे, ठीक है। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है, तो बी हो जाता है। लो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इजी, तो जब टेम्परेचर लो होता है तो काइनेटिक एनर्जी को भी लो कर देता है, सो दैट ईजियर हो जाता है लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है। हाई प्रेशर पुशेस मॉलिक्यूल क्लोजर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर इज लिमिट फॉर लिक्विफिकेशन, मतलब हर एक गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर है जहां पे जाके वो गैस में फिर उसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल या नन। तो किससे मिलता है, इंफ्रारेड से ऑफकोर्स, ठीक है। यूवी तो हार्मफुल है हम लोग को पता है। विजिबल लाइट जो होता है मतलब वही सब बल्ब बल्ब का लाइट है तो उससे क्या ही आपको बॉडी एक्सप्रेस मिलता है, तो दैट इज इंफ्रारेड, ठीक है। ये ब्लड फ्लो वगैरह को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है, मसल स्टिफनेस एंड पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी लैंप्स वगैरह में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो फ्रिक्शनल हो ही रहा है, इम्पैक्ट टच होगा तभी होगा, मैग्नेटिक फोर्स दूर से ही हो जाता है, खींच लेता है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है अदर भी कुछ कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का रेजिस्टेंस इनमें से कौन सा है। तो V इज इक्वल टू आई आर पढ़े होगे आप, ठीक है। अब R को इधर ले जाओगे, V को उधर ले जाओगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई, जहां भी हो मार लो, ये ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस ओम में, मेटल रेजिस्टिव आर डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल के रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन पे, ये चीज पूछ लेता है, ठीक है, कि फैक्टर क्या है। तो रेजिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शन याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू क्या लिया जाता है जनरली, ठीक है। तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर आप लेते हो तो उस पर जो दिन भर का एनर्जी निकलेगा वो कितना आएगा, 1.4 किलोवाट का होगा, ठीक है। हाँ, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, सॉरी मैं दिन भर बोल रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ एक्स रे इज दैट दे कैन बी डिफ्लेटेड बाई, मैग्नेटिक फील्ड्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टुगेदर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओनली, या नन ऑफ द एबव। कौन सा हो जाएगा, तो बेसिकली नन ऑफ द एबव हो जाएगा। एक्सरे एंड एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें अगर कोई चेंज नहीं होता है तो डिफ्लेशन भी नहीं होगा। दे इंटरेक्ट विया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, ट्रेवल स्ट्रेट इन यूनिफॉर्म मीडिया, कंट्रास्ट विथ इलेक्ट्रॉन बीम्स विच डिफ्लेट इन ई एंड बी फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हाँ ये तो होता है ना, हाँ कैपेसिटर ये एक्स ही होता है इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज तो रिएक्टेंस डिक्रीज करता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। अपोजिट ट्रेंड इंडक्टिव रिएक्टेंस में मिलता है, ठीक है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून, क्यों नहीं है, इट रिवॉल्व्स अराउंड सन, इट गेट्स लाइट फ्रॉम सन, escape velocity of gas molecule is less than the RMS velocity, तो यही होगा। escape velocity इसका कितना है 2.38, आप कमेंट करके बताना कि अर्थ का escape velocity कितना है, ठीक है। अर्थ का escape velocity कितना है, ठीक है। as low mass and no magnetic field atmosphere, earth retains atmosphere due to the higher gravity, ठीक है। एंड ये भी बताना कि
अर्थ के ग्रेविटी में एंड मून के ग्रेविटी, मतलब अर्थ के ग्रेविटी के कंपेयर में मून का ग्रेविटी कितना है, ठीक है। जैसे हम लोग मतलब, ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m kg एंड चेंज e कूलम्ब ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स, द फाइनल एनर्जी इन जूल वुड बी। तो क्या होगा, देखो ये कहता है कि एनर्जी गेन बाई चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल फोर्स क्यू भी हो जाएगा। देखो यहाँ कह रहा है ना कि ई कूलम्ब ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है, तो फाइनल एनर्जी तो क्यू चार्ज ले रहे हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू ई वी होता है, आपको पता होगा जूल में, ई वी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो 1 ई वी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो मास क्या होगा, डज नॉट डिटरमाइन एनर्जी गेन फ्रॉम पोटेंशियल, ठीक है। तो जनरली ई भी होगा द फाइनल एनर्जी इन जूल। तो या तो इतना लिख सकते हो, अगर ये ऑप्शन होता तो आपको ये भी लिखना होता 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस 19 जूल, ठीक है। आज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेज द रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। देखो ये रिपीट किया है क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग उसमें पढ़े थे इंक्रीज करता है, ठीक है। एंगुलर रिजोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, इसको रियलाइज क्राइटेरियन कहते हैं। लार्ज डायमीटर तो स्मॉल डिफरेंस लिमिट, तो फाइनर डिटेल छोटा छोटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स। पल्सर क्या है, पल्सर गाड़ी बजाज का नहीं है, ठीक है, ये वाला पल्सर क्या है। अ ग्रुप ऑफ स्टार है, या रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है, या एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार है, या रेडियो वेव्स इमिटेड बाय अ स्टार है, क्या है। तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को बेसिकली, स्टार्स को बेसिकली हम लोग पल्सर्स कहते हैं, ठीक है। पल्सर्स आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स एंड पीरियोडिक रेडियो पल्सेस है, फॉर्म्ड आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये सुपरनोवा वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, हाई स्टेबल रोटेशन वगैरह होता है। व्हाट इज द मनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आई थिंक कि 68th बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। उस समय एक मूवी आई थी, आप लोग मूवी का नाम बताना, उसी पे ये बेस्ड था, ठीक है। A research and development undertaking produced the first nuclear weapon, या one of the largest art auctions of the world, a real estate project in the New York City, या famous theme park, क्या है। तो एटॉमिक बम से रिलेटेड है, ठीक है। ओपेनहाइमर जो थे बहुत साइंटिस्ट, और यही मूवी भी आई थी, मैंने ही बता दिया, ठीक है। रिजल्टेड हिरोशिमा में और नागासाकी में। अब आप भी ये भी याद रखना कि हिरोशिमा में जो एटम बम यूज किया गया था उसमें जो फिसाइल मटेरियल था कौन सा था, यूरेनियम 235 था, और जो नागासाकी में यूज किया गया था उसका फिसाइल मटेरियल क्या था, प्लूटोनियम 239 था, ठीक है। ये सब हिरोशिमा नागासाकी आप जानते होंगे, ये वाला आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, कहाँ होगा। अब आप जनरली आप पढ़ते होगे कनकेव मिरर वगैरह, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये कहता है रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है, तो कहाँ रहा होगा। तो सेम साइज आप देख रहे हो ना, तो वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको याद आ जाना चाहिए था, ठीक है। कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि अगर कनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो अगर इन्फिनिटी पे है, ये भाग जाता है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इन्फिनिटी से आ रहा है, तो कहाँ बनता है, टकराने के बाद फोकस एंड पोल के बीच में बनता है। ये सपोज कर लो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो टकराने के बाद इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और सेम साइज का बनता है, ठीक है। तो ये सेम साइज से आप देख के आप क्या कह सकते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, ओके। इमेज फ्रॉम सेम साइज इन्वर्टेड रियल एट बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर रहता है तो मैग्नीफाइड बनता है, अगर फोकस पे रहता है तो इमेज इन्फिनिटी बनता है, बियॉन्ड सी रहता है तो सी एंड एफ के बीच में बनता है। ये सब लेंस का बेसिक, लाइट चैप्टर का बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच converts light energy into electrical energy, converts electrical energy into light energy, stores light energy, none of the above, क्या है।
तो बेसिकली ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला डिवाइस है, फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, फोटो मतलब फोटोन, लाइट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन्स इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जनरेट्स डायरेक्ट करंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई चॉक कॉइल, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या नन ऑफ द एबव। तो डायनेमो से हम लोग दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर मतलब डायनेमो से आप या मोटर से आप एसी डीसी दोनों बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, डायमेंशनलेस है या नन ऑफ द एबव। तो वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी जूल 1/, इसको जे से वो करते हैं, 1/a होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो वेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ अ व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। आपको पता है ये ना बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आई थिंक 66 में पूछे हुए था। ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला 68 बीपीएससी में ये पूछे हुए था। ठीक है, मैं बहुत पहले जब इसको पढ़ा था तो मैं मार्क करके रखा था इसको। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑफ अ सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ अ व्हाइट हॉर्स, द इमेज वुड बी हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। ठीक है, उस समय बहुतों लोगों ने अ जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप भर दिया था। अरे हॉर्स जेब्रा कैसे बन जाएगा, मतलब कुछ भी है, और ये हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो उस समय हम जब वो करते थे ना, तो देखो ये सब क्वेश्चंस कितना मुश्किल से निकाल के फिर टेक्स्ट बुक से उसका सॉल्यूशन वगैरह निकाल के पढ़ना होता था। ठीक है, तो ये हमको बेनिफिट किया, तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं उस समय इसको 63 से लिया था, 63 से। ठीक है, और देखोगे आप ना तो 63rd में एक ही क्वेश्चन, 63rd बीपीएससी में एक ही क्वेश्चन पूछा था वो फिजिक्स से। ठीक है, तो ये सब ऐसे ऐसे मेरे पास तो सारा का पड़ा हुआ है, फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, फिर आओगे तो सारा सब्जेक्ट का है ना, जियोग्राफी का भी है। मैं सारा कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि मतलब ठीक है अभी ज़रूरी है, तो ये सब चलो ठीक है, ये हो गया, मैं आपको दिखा दिया। तो ठीक है, क्या हो जाएगा देखो अजेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप नहीं, हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप नहीं, हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। ठीक है, उस पे जो ब्लैक पेंटेड है ना स्ट्रिप्स, सम पार्ट्स ऑफ अपर्चर को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि लाइट कम आएगी। जब लाइट कम आएगी तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, स्टिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, उसी में क्वेश्चन था नीचे में आप देखे होंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या वेवलेंथ ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड या मोर देन वन एबव। तो स्टिलनेस ऑफ साउंड किससे, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ दोनों मिलकर करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप इसमें खोज रहे होगे कि फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में आप एक चीज देखो ना कि यही कह रहे हो ना कि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपेयर टू इससे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देख रहे हो, एम्पलीट्यूड भी तो देख रहे हो। ठीक है, अब जब एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो उससे मतलब ये कह सकते हो कि आप लाउडनेस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये भी तो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड प्लस वेवलेंथ डिटरमाइन perceived stillness, because stillness is perception but fundamentally depends upon the frequency. Wavelength is inversely related to frequency. Stillness में क्या होता है, pitch depend primarily on the frequency. Higher the frequency, shorter the wavelength, more shrill. Amplitude affects loudness, but perceptual stillness also increases with sharp wave front, ऐसे वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, फोटोवोल्टिक सेल या फोटो इमीटर या फोटो डायोड या वन ऑफ मोर देन वन एबव, कौन सा हो जाएगा? देखो फोटोवोल्टिक सेल तो ठीक है, वो तो बैटरी टाइप का हो गया, फोटो इमीटर लाइट इमीटर हो गया, फोटो डायोड जो होता है ना लाइट से रिलेटेड डायोड है, तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जनरली फोटो डायोड यूज करते हैं।
ठीक है, डिजिटल सर्किट, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लॉजिक सेंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल बियरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ऑफ कोर्स रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन फार स्मॉलर होता है स्लाइडिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ गोल कीपर ऑफ अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स गोल कीपर। अगर आपको याद होगा तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ काम करता है। ठीक है, तो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। ठीक है, वही गद्दा लगा के या बालू वगैरह पे आप कूदते हो तो आपको चोट कम लगता है, क्योंकि वो जितना देर में कंप्रेस होता है उतना देर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, मतलब मोमेंटम को कम कर देता है, आपको चोट कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन सा रिलीज करता है, बेटा रे, अल्फा रे, कैथोड रे, तो बेसिकली अल्फा रे इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बेटा पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन बी नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन्स होता है बी प्लस होता है, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स ही होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो पढ़े होगे तो यही है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट एज अ टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, रिक्वायर्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो mv² by r हो जाता है। ठीक है, व्हेन विदड्रॉन ऑब्जेक्ट फ्लाइज टेंजेंशनली, मतलब आप किसी चीज को गोल 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 ऐसे खुला घुमा रहे हो, ठीक है, सडनली छोड़ोगे तो जहां भी छोड़ोगे उधर वैसे ही टेंजेंट बना के चला जाएगा, एकदम सीधा लाइन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन फोर्स, कौन से एनर्जी चेंज में फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी में ही साउंड प्लस वो आता है, मतलब क्या फ्रिक्शन आता है। ठीक है, अ बस इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ एंड टेक अ शार्प टर्न टू द राइट साइड, ऐसे जा रहा है और राइट साइड में घूम गया। ठीक है, तो कहता है कि सडनली द पैसेंजर सिटिंग विल बे, तो राइट साइड में घुमा है तो पैसेंजर किधर हो जाएंगे, लेफ्ट, बेंड टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। देखिए बस जा रही थी ऐसे तो आपके बॉडी का भी डायरेक्शन था यही, सडनली वो इधर मुड़ गया, आपका बॉडी क्या है अभी भी सीधा जाना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये राइट तो ये सीधा रह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा वो ऐसे हो जाएगा, तो बेसिकली वो चीज़। Before playing the orchestra in musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he या she adjusting क्या कर रहा है वो, amplitude of sound या intensity of sound या frequency of sitar strong with the frequency of other musical instrument। ठीक है, क्योंकि टेंशन जब इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है, टेंशन जब डिक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाता है। ठीक है, तो म्यूजिशियन टू ट्यून स्ट्रिंग्स टू मैच स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज, pitch depends upon the length, tension, mass per unit length, amplitude affects loudness, not pitch matching. A person standing in front of a mirror finds his image larger than himself, this implies the mirror is क्या है, इसका इमेज मतलब लार्जर बन रहा है। ठीक है, तो कॉनकेव होगा कि कन्वेक्स होगा, प्लेन में तो छोड़ ही दीजिए, कौन सा होगा, कॉनकेव की कन्वेक्स, तो कन्वेक्स आपको पता होगा डिमिनिश कर देता है, छोटा, कॉनकेव बड़ा कर देता है, तो शेविंग वगैरह में इसी मिरर को यूज किया जाता है या डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ठीक है, अ फैन प्रोड्यूसेस a feeling of comfort during the hot weather because fan supplies cool air या our body radiates more heat in air या conductivity of air increases या our perspiration हाँ परसिप्रेशन इवोल्व रैपिडली। ठीक है, तो कंफर्ट वाले में क्या हो जाएगा, तो हमारे जो बॉडी का परसिप्रेशन होता है, ठीक है, परसिप्रेट करता है वो इवेपोरेशन करता है रैपिडली, अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल गर्मी लेके उड़ जाते हैं तो बच जाता है कूलिंग फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम इज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन इंटरफेरेंस, कौन सा हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको पता होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन या अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल फ्यूजन, देखिए फ्यूजन है तो हाइड्रोजन बॉम्ब तो होगा नहीं, अब ये कंट्रोल या अनकंट्रोल हो रहा है, अब बताओ कि इतना मतलब उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व होते हैं, इवन की मतलब एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, आप कंट्रोल कर लोगे,
तो बेसिकली वो अनकंट्रोल होता है, चेन रिएक्शन बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, रिलाइज ऑन अनकंट्रोल फ्यूजन, मतलब कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज न्यूक्लियर वगैरह में वो कर रहा है, लेकिन कंट्रोल करना पॉसिबल भी नहीं है। एक बार वो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर गया तो कर गया, ठीक है। फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, क्या करता है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू द हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर पे वाटर, तो इससे कुकिंग है, हाई टेम्परेचर रहता है ड्यू टू द हाई प्रेशर, सही बात है। लो टेम्परेचर रहेगा तो फास्ट कैसे कुक होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड हाई प्रेशर इनसाइड कुकर लीड टू द बॉइलिंग पॉइंट राइजेज एबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाई टेम्परेचर स्पीड्स कुकिंग रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। इफ doors of refrigerator are left open for few hours then the room temperature will be, क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रिमेन सेम, डिक्रीज ओनली इन द एरिया ऑफ डेंसिटी ऑफ, बेसिकली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो वो कंडेंसर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, ठीक है। क्यों हीट रिलीज करेगा, क्योंकि देखो, मतलब एक रेफ्रिजरेटर तो छोटा होता है ना, उसको इतना ही ठंडा करना था, इतना एरिया। अब रूम पूरा भास्ट हो गया, अब अगर डोर खुल गया तो मतलब उसको अब पूरे रूम को ठंडा करना है, ठीक है। अब उसके वो जो कंप्रेशर होता है उस पर बहुत हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, इसके वजह से रूम ही गर्म हो जाएगा ठंडा होने के बजाय, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर ऑफ अप टू इट्स ब्रिम, ब्रिम मतलब एकदम ऊपर वाला लेवल, ठीक है। व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स, क्या होगा, द वाटर विल स्पिल ऑन द फ्लोर, क्या फ्लोर पे वो गिर जाएगा, या फिर द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन टू बीकर, बीकर में लेवल ऑफ वाटर नीचे आ जाएगा, या द लेवल ऑफ वाटर विच फर्स्ट फॉल एंड देन इट स्पिल आउट ऑफ द बीकर। नहीं, द वाटर लेवल विल नॉट चेंज, कैसे चेंज होगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये जो है, इस पे जो आइस था, ठीक है, वो तो अपना वॉल्यूम लिए हुए ही था, इवन कि ज्यादा वॉल्यूम लिए हुए था, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम था कंपेयर टू वाटर, ठीक है, तो ज्यादा वॉल्यूम लिए हुए था। अब जब ये पिघलेगा तो इवन की मतलब सेम ही रह जाएगा मोर ओवर, या थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पिल है ना, स्पिल वो तो होगा नहीं, ठीक है। फ्लोटिंग आइस डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट, हाँ वेट से, ठीक है। मेल्ट वाटर वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रीवियसली डिस्प्लेस, तो नो चेंज इन लेवल। Which of the following is not currently matched? Voltmeter, potential difference, ammeter, electric current, potentiometer, electromotive force, या गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कौन सा आ जाएगा, तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर करता है ना, रेजिस्टेंस कहाँ से, ठीक है। स्मॉल करेंट्स नॉट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओम मीटर या व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं उसको, ठीक है, ये याद रखना। पोटेंशियोमीटर मेजर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्यूरेटली, एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज इज पैरेलल इन एमीटर, मतलब पैरेलल वोल्ट मीटर में होता है, एमीटर में सीरीज में होता है। If a feather, rubber ball and a wooden ball are falling freely simultaneously from same height in vacuum, तो कह रहा है कि फीदर विल रीच, रबर विल बॉल, द वुडन बॉल, अरे सब एक ही साथ वैक्यूम में है, तो उसमें तुम्हारे मास का क्या लेना देना है भाई, ठीक है। नो एयर रेजिस्टेंस, ऑल ऑब्जेक्ट वाज सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। गैलीलियो लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। कहता है नेक्स्ट कि व्हेन अ सोप फिल्म ऑफ वाटर इज सीन इन अ डे टाइम इट शो ब्यूटीफुल कलर्स, द फेनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, या पोलराइजेशन, या इंटरफेरेंस, क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा, तो वी कॉल इट इंटरफेरेंस, ठीक है। द थिन फिल्म इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस ब्राइट कलर्स, पाथ डिफरेंस फ्रॉम रिफ्लेक्शंस एट द फिल्म सरफेस काउजेज कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कलर्स डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ फिल्म एंड वेवलेंथ, सिमिलर इफेक्ट इन ऑयल स्लिक्स में दिखता है, बबल्स वगैरह में दिखता है। द मास अंडर द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज द सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो दूसरा क्या होता है, ये होता है ना, मास नंबर, जेड कहते हैं ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। मास नंबर शायद एक कहते हैं, पिटोनिक एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक नंबर को जेड कहते हैं ना, बोलते बोलते कन्फ्यूजन आ जाता है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स में स्टे टुगेदर नोन एज, क्या कहते हैं? जनरली लोग इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट होता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑल फेजेज कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉर वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड इतना पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव्स आर यूज्ड टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वोम्ब? अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, ठीक है, प्रोड्यूसेस रियल टाइम इमेजेस, एक्सरे आर आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन इन्वेसिव अलाउज मेजरमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ, हार्ट बीट एंड एनोमलीज। नेक्स्ट है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लूइड रोटेशनल फोर्स लगा के ड्रम रोटेशन रिमूव्स वाटर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेम प्रिंसिपल यूज्ड इन स्पिन ड्रायर्स लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूग्स। नेक्स्ट है कि द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू ग्लास वाटर वैक्यूम एयर, किसमें होगा? ग्लास में ही होगा ना, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इसमें कौन सा नहीं है? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क। आपको पता होगा स्पीड क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका दो यूनिट आ जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है इसमें, डायरेक्शन तो होता नहीं है। स्पीड आप किधर भी कर सकते हो ना, ठीक है। 20 के स्पीड से जा रहा था, क्या पता चल रहा है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता रहेगा ना कि जो डेफिनेटली 2 पॉइंट देगा, तो आपको पता होगा किधर से किधर डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। अगर इंक्रीज कर जाता है तो वेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डबल हो जाएगा या सेम रहेगा? तो बेसिकली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इंक्रीज रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस, इफेक्टिव ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? टॉल्मी, गैलीलियो, न्यूटन, केपलर। किन्होंने करा था? तो गैलीलियो ने करा था, स्कोप से, टेलीस्कोप से। गैलीलियो डिफाइंड डिस्टेंस एज स्पीड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, फाउंडेशनल फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। टॉल्मी केपलर वर्क रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी नॉट मोशन डेफिनेशंस वगैरह, ये तो मोशन लॉज वगैरह दिए थे। व्हाट इज द लॉ इन विच under the same conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules? एवोगाड्रो, कोरियोलिस, ग्राहम या पास्कल, किसके अंदर होता है? तो आपको पता होगा दैट इज एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेस फॉर डिफाइनिंग मोलर वॉल्यूम होता है, ठीक है। की फॉर स्टियोमेट्री सियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्शन। नेक्स्ट है कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? कौन से साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रेजेंट करा था? मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब रिलेटिविटी की बात हो रहा है तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आप छोड़ के जा रहे हो, मतलब कि पाप कर रहे हो, ठीक है। तो आइंस्टीन प्रपोज्ड स्पेशल 1905 में, जनरल रिलेटिविटी 1915 में, ठीक है। हाँ, सी कांस्टेंट है, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इन्होंने दिया था, ठीक है। बाद बाकी ठीक है। ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन along with the conductor potential variation occurs along with it. This phenomena is known as पेल्टियर इफेक्ट या थॉमसन इफेक्ट या जूल इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट, क्या कहते हैं? बेसिकली थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। हीट absorbed evolved when current passes through a conductor with a temperature gradient. सीबैक इफेक्ट क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस लीड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, थर्मोकपल। पेल्टियर इफेक्ट हीटिंग या कूलिंग एट जंक्शंस ऑफ टू मेटल, ठीक है, दो मेटल। जूल इफेक्ट करंट प्रोड्यूसेस हीट, V is equal to I R square, I square R. What type of lens is used in magnifying glass? Convex, concave, प्लेनो कनकेव या कन्वेक्स लेंस? तो बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास में मिरर तो होगा नहीं, लेंस होगा, ठीक है। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग भी कहते हैं, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है।
द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, हम लोग क्या पढ़े थे, इंफ्रारेड, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स ऑफ 1.4 किलो ओम, if the resistor is of 2 kilo resistor is 2 kilo ohm, then the other resistor would be टोटल 1.4.03 है, तो पहला कहता है कि 2.0 का है, ठीक है। तो और दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो पैरेलल पैरेलल की बात कर रहा है ना, तो पैरेलल में क्या हो जाता है कि I बाई आर इज इक्वल टू आई, एक सेकंड रुक जाओ, I बाई आर इज इक्वल टू आई बाई R1 प्लस R2, ये होता है ना 1 बाई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहला दिया टोटल रेजिस्टेंस तो हमको नहीं पता है, नहीं टोटल पता है 1.403 किलो ओम है, और दूसरा कहता है कि R1 मान लो कि 1/2 है, ठीक है। तो 1/R2 कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करोगे निकल जाएगा, 4.7 के आसपास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या करता है हीटिंग पे, ऑफ कोर्स डिक्रीज कर जाता है। हीटिंग इंक्रीजेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर, मोर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट है फैराडे कांस्टेंट, क्या है या किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या डिपेंड्स अपॉन द करंट पास्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड, या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्या है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट को कहते हैं फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। कितना होता है 96485 सेल्सियस पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस का है, ऑफ कोर्स, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक ईयर में टोटल लाइट कितना ट्रेवल करता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए मेजर करते हैं, टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। नाम भले लाइट ईयर है तो ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कौन सा इसमें चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी नहीं करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। बात बाकी सब तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंश्योर्स एनर्जी पर फोटोन स्टे सेम। नेक्स्ट है कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या है, तो वही लाइट का जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, ये सब आता है, ठीक है। आपको आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको इसी सीरीज में याद रखना, ठीक है। देखो हाँ, ये विजिबल लाइट बीच में होता है, ठीक है। रेडियो सबसे पहले होगा, गामा सबसे होगा, ठीक है। इधर रेडियो के साइड से जाओगे तो जो वेवलेंथ है वो बड़ा होता है, ठीक है। और इधर धीरे धीरे जाते जाते मतलब कि छोटा होते जाएगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, ठीक है, ऐसे। और वेवलेंथ छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना वैसे। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्लूटिनम न्यूक्लियाइड, ठीक है, कितना है। तो देखो इसका दिया हुआ है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह, तो इससे आपको निकाल लेना है कि कितना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नंबर के लिए क्या करोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक वो को न्यूट्रॉन नंबर के लिए घटा लोगे, ठीक है। तो टोटल कितना है, 242 हो गया वो, और 94 हो गया, तो 148 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो चलो ठीक है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट विस्कोसिटी एमंग द फॉलोइंग इज, किसका है हाईएस्ट विस्कोसिटी, वाटर, एयर, ब्लड या हनी, तो ऑफ कोर्स हनी का हो जाएगा, जो जितना गाढ़ा होगा विस्कोसिटी उसका उतना ही ज्यादा होगा। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज, हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है, कॉपर, लीड, मरकरी, जिंक। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कौन सा, जिंक नहीं, लीड, ठीक है। तो लीड इज द पुअर थर्मल कंडक्टर एमंग्स मेटल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कल वाले में हम लोग करे थे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दैट इज निकेल है, ठीक है। निकेल, आयरन, कोबाल्ट जो होता है फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेट तीन तरह का होता है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक, हाँ
डाई मैग्नेटिक, फिर एक होता है फेरो मैग्नेटिक, ठीक है, और एक और होता है पारामैग्नेटिक, ठीक है। सबसे वीक डाई मैग्नेटिक होता है, उसके बाद पारामैग्नेटिक, सबसे स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। इससे परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, डेटा स्टोरेज वगैरह बनता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीजेज, फिर से वही आ गया, ठीक है, जो कि हम लोग कर लिए हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना कि विच ऑफ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे होगा, तो अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले इधर रेडियो होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, गामा होगा, ठीक है। तो आप इसमें ढूंढ लो कि रेडियो सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये गया, दो में रेडियो है, सबसे लास्ट में गामा होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो विजिबल मैंने बताया था कि बीच में होता है, तो ये तो पहले ही दे दिया, तो हमको विजिबल बीच में चाहिए, ठीक है। तो इसके विजिबल के पहले क्या होता है, माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड होता है, इसके बाद एक्सरे होता है, यूवी होता है और गामा होता है, ठीक है। तो वो सब आप लोग याद रखना है, रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, वो सब। हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस इफ करंट इज डबल्ड, अगर करंट को डबल कर दिया जाता है तो कितना होगा, 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा हुआ है, ठीक है। अ पर्सन गेट आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम, हाउ डज हिज पुपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट entering in the eye, size will remain the same, नहीं, pupil decrease and less light will enter the size, ठीक है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो आपका पुपिल डिक्रीज होता है, ठीक है, और लाइट कम जाता है, ठीक है, उतना से ही वो पिक्चर बना ले, क्योंकि वो मतलब वो जो साइज होता है वो छोटा होगा, लेकिन उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर हैज द सेम डायमेंशन, प्रेशर का सेम डायमेंशन है कंपेयर टू किससे, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी हम लोग देखे थे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ब्लैक होल्स आर सेलेस्टियल बॉडी गवर्नड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या कॉस्मिक फोर्स या ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इवन की लाइट को भी स्किप नहीं करने देता है, ठीक है। आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी ये बताया था स्पेस टाइम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, कुकिंग इज डन क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज, देखो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, या किसी दूसरे एग्जाम में ये पूछा है, ठीक है, क्योंकि उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाता है, 100 से 120 के आसपास चला जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, तो उतना देर उसको ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर हाई है, रिएक्शन होगा, जल्दी पक जाएगा, ठीक है। स्टीम स्ट्रैप इंक्रीजेज इंटरनल टेम्परेचर टू 110 से 120 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, railway tracks are banked on the curbs so that no frictional force may be produced between track and wheel, फालतू की बात है। necessary centripetal force is obtained from horizontal component of normal force exerted by the rail on ट्रेन व्हील, सही बात है, ठीक है। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है ना यहाँ से, अगर बैंक रहता है तो, ठीक है। तो प्रोवाइड एंगल, बैंकिंग एंगल प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर अ नॉर्मल फोर्स, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ मेटालिक स्प्रिंग, ठीक है, जब मेटालिक स्प्रिंग से करंट पास हो रहा है तो क्या होगा, इट गेट एक्सपेंडेड या कंप्रेस्ड या ऑस्किलेट्स, तो बेसिकली जब स्प्रिंग से पास करता है तो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। द हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय अ मॉडर्न डे न्यूक्लियर मिसाइल इज गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ओनली, फिजन ओनली, फिजन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या फिर मोर देन एबव। तो देखो फिजन भी होता है, फ्यूजन भी होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो फिजाइल मटेरियल होता है उसको छोड़ दोगे आप तो रेडियो निकलता है, तो ठीक है, वो भी काउंट कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है। नेक्स्ट है कि द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जॉर्ब इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ठीक है, conserved, sorry, the physical quantity conserved in a nuclear reactor is volume, momentum, energy, mass या all of the above, कौन कौन सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी में जितने मतलब कंजर्व जो होते हैं क्या क्या होते हैं, मोमेंटम भी होते हैं, एनर्जी भी होते हैं, मास भी होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस चलता है, मास एनर्जी कंजर्व्ड इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इंडिकेटिव ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म, सडन राइज होता है या ग्रेजुअल राइज होता है या सडन फॉल होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, सडन राइज करता है या सडन
ग्रेजुअल राइज करता है या सडन फॉल हो जाता है, तो सडन फॉल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एयर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वेरी लो सेंट्रल प्रेशर होता है, इनकमिंग स्टोर डिप्रेशन वगैरह। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हम लोग देखे थे, टेस्ला या वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वो होता है फ्लक्स डेंसिटी का, याद रखना टेस्ला होता है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी हम लोग ऊपर में करे थे, ये टेस्ला होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, वेबर होगा, ठीक है, कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया जाता है। एम्पियर किसका है, करंट का। हेनरी किसका है, इंडक्टेंस का, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो अगर आप बेसिक उसका वो लिख सकते हो तो वो भी कर सकते हो। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोर्स का क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फिर इसका निकालोगे, मास का तो आपको पता चल गया, ठीक है, एम लिखोगे ही। फिर एक्सेलरेशन का क्या लिखोगे, हम वेलोसिटी बटे टाइम। तो वो सब चीज़ों से निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट ओनली, अल्टरनेटिव, बोथ एसी डीसी या स्टैटिक करंट। किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। रिक्वायर्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एसी टू इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डीसी गिव्स कांस्टेंट फ्लक्स, इंड्यूसेस नो ईएमएफ, ट्रांसफर इनइफेक्टिव हो जाता है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, तो 400 से 700 एनएम का होता है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम पे 400 देखोगे वायलेट का होता है और 700 रेड का होता है, ठीक है। बिलो 400 यूवी होता है, 700 से ऊपर इंफ्रारेड होता है। ह्यूमन आई कितना देख सकता है, 555 के आसपास देखेगा तो ग्रीन रहेगा, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, वेलोसिटी को अगर आप डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यहाँ से भी का निकालोगे तो 2 भी बचेगा, 4x हो जाएगा। व्हाट विल द इलेक्ट्रिक करंट इज 6 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 2 सेकेंड्स इन अ कंडक्टर। अगर 6 कूलम्ब का चार्ज 2 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट कितना रहेगा। तो करंट इज इक्वल टू आपको क्यू बाई टी पता होगा, उसका भी लगा दोगे तो 6/2 3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 एम्पियर, 3 वोल्ट नहीं, हाँ 3 एम्पियर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज, मतलब वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मोर देन 1 या लेस देन 1 या 1 या वन ऑफ द। तो बेसिकली एब्सोल्यूट इन वैक्यूम का 1 ही होता है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1। ऑल मीडिया हैव n ग्रेटर देन 1 और एयर हैज n इज इक्वल टू, देखो इसका भी थोड़ा सा ज़्यादा है 1 से। कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन आर द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ द साउंड वेव्स, पता होगा आपको, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बेड कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेंजीन, साल्टेड वाटर, वेजिटेबल ऑयल या डिस्टिल्ड वाटर। तो आपको पता होगा साल्टेड इम्प्योरिटी डाल दिया गया तो क्या हो जाएगा, इसमें आयन होता है Na+, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है। डिस्टिल्ड वाटर है ऑलमोस्ट नो आयन, तो पुअर कंडक्टर हो जाता है। ऑर्गेनिक लिक्विड जो होता है बेंजीन या ऑयल्स, इसमें नॉन पोलर होता है, हेंस इंसुलेटर बन जाता है। एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ आयनिक कंसेंट्रेशन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कौन सा नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक मटेरियल या स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा तो वो नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड बाय फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस नॉट स्टैटिक आयन also affect magnetic materials. What is the correct order of frequency among the radio waves, infrared? अब देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस में होगा, एक्सरे में या रेडियो वेव में, क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो सबसे कम तो रेडियो वेव्स में होगा, ठीक है। तो अदर वेव्स को बड़ा होना पड़ेगा, तो ये चला गया बाहर, ठीक है। अब एक्सरे के पहले आएगा इंफ्रारेड, मतलब जब हम लोग उसमें कहते हैं तो रेडियो आता है, फिर माइक्रोवेव्स आता है, फिर इंफ्रारेड आता है, फिर कौन आता है, विजिबल लाइट आता है, फिर एक्सरे आता है, फिर यूवी आता है एंड फिर गामा आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गामा के पास है, ठीक है। गामा के बाद यूवी के पास है, यूवी भी नहीं है हमारे पास, तो एक्सरे है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विजिबल लाइट है क्या, कहीं नहीं है,
इंफ्रारेड है तब जाके रेडियो वेव आएगा, ठीक है। तो एक्सरे, ठीक है, इंफ्रारेड किसमें है, एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट, गैस टरबाइन, ट्रांजिस्टर, लिथियम आयन बैटरी। अरे लिथियम आयन बैटरी हो जाएगा ना, डीसी डायरेक्ट करंट यही तो देता है ना, और क्या है। बाद बाकी तो देखोगे ये सब टरबाइन घुमा के क्या कर रहा है, एसी बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, ट्विंकल ऑफ स्टार नहीं, प्रिज्म स्प्लिट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स नहीं, स्काई अपीयर्स ब्लू। तो ठीक है, स्कैटरिंग ऊपर से आता है जा रहा है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर कर रहे हैं, तो दैट इज वाई इसको रेलीज स्कैटरिंग भी कहते हैं, काउजेज ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। ट्विंकलिंग इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, प्रिज्म डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वेवलेंथ डिपेंडेंस होता है, रेनबो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, तीनों के वजह से होता है, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, फोटोवोल्टिक शुरू में करे थे हम लोग किसको, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करेगा, ठीक है। इसमें साउट एन नहीं, हाँ लाइट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हो गया, यूज इन सोलर पैनल, सैटेलाइट्स, कैलकुलेटर्स वगैरह, ठीक है। तो देखो यहाँ तक था हम लोग का, हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा दिए, ठीक है। आपको अगर स्लो स्लो देखना है वीडियो को पॉज करके देख लो, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के देख लो, अदरवाइज ठीक है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में जिसमें केमिस्ट्री ले आएंगे, ठीक है। तब तक आप रिवीजन करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।